सो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। आज बारी है पार्ट नंबर 2 की। फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 1 कल ही आ चुका था। आई होप आपने देख लिया। वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इस वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियोस मिस मत करिए, रेगुलरली देखते रहिए ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, आपकी कोई पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए मॉडर्न इंडिया को आगे बढ़ाते हैं। कल रॉबर्ट क्लाइव तक की बात कर ली थी और आज एंट्री होने वाली है वॉरेन हेस्टिंग्स की, जिनका टेन्योर 1772 से लेकर 1785 तक होगा। यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जब ये थे हेड, पूरी बात करेंगे इनकी आज। तब काफी रिफॉर्म्स हुए, काफी वॉर्स हुई। ठीक है, और काफी ट्रीटीज भी हुई। इसके साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी आए। एक्ट्स मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट भी आया। ठीक है, तो बहुत कुछ हुआ जिसमें से हम दो पार्ट्स में करेंगे क्योंकि चीजें थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे। तो आज मैं आधा पार्ट करवाऊंगा और कल हम लोग पूरा वाइंड अप करके वॉरेन हेस्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज वॉरेन हेस्टिंग का फर्स्ट पार्ट जहां पे हम उनके रिफॉर्म्स की बात करेंगे और हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कल किसकी बात करेंगे? उनके कॉन्क्वेस्ट की, द एक्सपेंशन, जो लड़ाइयां हुई, जो ट्रीटी हुई। और कल हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की, और कल कहानी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखिएगा, और फ्रेंड्स ये तो आप जानते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसमें। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, रोज 2-3 वीडियोस आते हैं तो वीडियो लाइक करके जाया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर कंटेंट पसंद आता है तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि सिचुएशन क्या है। ठीक, अच्छा फ्रेंड्स, एक बार और बता दूं मैं आपको। इट इज ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी टू स्टडी हिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर जनरल्स। उनके टेन्योर के हिसाब से लाइन से पढ़ोगे ना तो फ्रेमवर्क दिमाग में अच्छा बनेगा। ठीक है, तो आज वॉरेन हेस्टिंग की बात चल रही है। अब देखिएगा, जब वॉरेन हेस्टिंग का अपॉइंटमेंट हुआ था, मतलब जब वो बने थे गवर्नर ऑफ बंगाल, किस ईयर में बने थे? 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल। उस वक्त, या तो फोर्ट विलियम बोल लो या बंगाल बोल लो, बात एक ही है। उस वक्त क्या हालत थी, यह जानना बहुत जरूरी है। किन हालातों में, किन सिचुएशंस में वॉरेन हेस्टिंग की एंट्री हुई थी और क्या सिचुएशन उनको फेस करनी थी। तो प्रॉब्लम यह थी कि जब वॉरेन हेस्टिंग की एंट्री होती है, उनका अपॉइंटमेंट होता है, तब बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन की हालत बहुत अटर केओस में थी। करप्शन, मिस एडमिनिस्ट्रेशन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब हो चुकी थी। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल हालत खराब, पर उसके ऑफिसर्स बड़े अच्छे एफ्लुएंट तरीके से जी रहे थे। बहुत करप्शन था, एडमिनिस्ट्रेशन की हालत बहुत खराब थी। उसी वक्त 1770s में एक बहुत सीवियर फेमाइन भी आया था, उसकी भी प्रॉब्लम थी। ठीक, सो बेसिकली हालत बहुत खराब थी जब वॉरेन हेस्टिंग आए थे। ठीक है, सो देयर वाज अ अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म्स। इनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि रिफॉर्म करने ही पड़ेंगे, वरना हालत और बदतर हो जाएगी, और उन्होंने रिफॉर्म करे भी। ठीक, जिनकी हम लोग आज बात करेंगे। तो इनकी रिफॉर्म का शुरुआत का फाउंडेशन देखो पहले। आपको इनके फोटोज नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ पोर्ट्रेट्स मिलेंगे, जैसे कि ये मैं आपको लाया हूं। ठीक है, विकीपीडिया से। बाकी सोर्सेज में भी मैं पोर्ट्रेट ही देख रहा था, तो इसके एक्चुअल फोटो नहीं मिलेंगे आपको, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा, इसलिए फोटोज कम मिलते हैं आपको यहाँ पे। चलो, अब देखिए, रिफॉर्म को हम बहुत अलग अलग हेड्स में पढ़ेंगे। पहले फाउंडेशन देख लो आप कि इन्होंने मेन काम क्या करे। सबसे पहली बात, जो रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम लाए थे। कौन सा डुअल सिस्टम? दीवानी और निजामत, दो हिस्से अलग थे। ये ड्यूल सिस्टम इन्होंने खत्म किया। सो वॉरेन हेस्टिंग अबॉलिश्ड और एंडेड द ड्यूल सिस्टम एस्टैब्लिश बाय क्लाइव। इसकी आगे और बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इट अंडरटुक दीवानी बाय इट्स ओन एजेंट। दीवानी मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस या दीवानी करवा रही थी, वो अपने एजेंट्स के थ्रू, मतलब डायरेक्टली करवा रही थी। सो नाउ कंपनी वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दीवानी और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। इसके अलावा आप जानते हैं कि कंपनी के फाइनेंसिस काफी खराब हो रहे थे। उसको संभालने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या किया हेस्टिंग ने, वो देख लीजिए। नवाब का जो अलायंस था 32 लाख रुपीस का, उसको हाफ कर दिया। ठीक, और एक आपको पैक्ट याद है, इलाहाबाद वाला जो अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें मुगल एम्परर को कितना पैसा एनुअल पेमेंट की गारंटी दी गई थी? 26 लाख रुपीस, कल पड़ा था, वो भी बंद कर दिया। ठीक है, सो एनुअल पेमेंट ऑफ ₹20 लाख टू द मुगल एम्परर, जो शाह आलम टू के ट्रीटी हुई थी रॉबर्ट क्लाइव की, ये पेमेंट भी बंद कर दिया हेस्टिंग ने। पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था इन स्टेप्स का? टू इंप्रूव द फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी। समझ गए? अब वॉरेन हेस्टिंग के मेन रिफॉर्म्स पढ़ते हैं हेड्स में। ठीक है, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ट्रेड रिफॉर्म्स, इन 3 हेड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टमैटिकली देखना, काम बन जाएगा। पहला देख लीजिए, रेवेन्यू की फील्ड में वॉरेन हेस्टिंग ने कौन से काम करे, उसकी हम बात कर रहे हैं। देख लीजिए, पहली चीज, अब क्योंकि अब कंपनी को खुद ही रेवेन्यू कलेक्शन करना था, दीवानी करनी थी, तो इसलिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वॉज एस्टैब्लिश्ड
एट कैलकटा। ठीक है, पर्पस क्या था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का? टू सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, इस पीपीटी या फिर इस क्लास का हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे आ सकता है। ठीक है, चलो अब देखिएगा इसके तहत क्या करा गया। इंग्लिश कलेक्टर्स वर अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो जो प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आप लोग आज देखते हैं उसकी फाउंडेशन रखी जा चुकी थी। आज भी हर जिले में हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है नहीं होता, पावर्स में फर्क है। अब काफी डाइवर्स पावर्स हैं पर बैकग्राउंड फाउंडेशन तब रख दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेजरी होती है, ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कैलकाटा शिफ्ट करा गया। इस स्टेप का पर्पस, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। पर्पस ये था कि जो बंगाल के नवाब का इंटरफेरेंस था वो नहीं होना चाहिए, इसलिए मुर्शिदाबाद से ट्रेजरी को कैलकाटा शिफ्ट करा दिया गया। और किसका अपॉइंटमेंट करा गया? एजी का। अकाउंटेंट जनरल वॉज अपॉइंटेड। तो देख रहे हैं आप रेवेन्यू के में कितने काम करे गए। ठीक है, इस कारण से कैलकाटा वॉज मेड द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1772 और लेटर, ये लेटर लिखा हुआ है, एंड लेटर इट बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया ऑल्सो। वो कैपिटल शिफ्टिंग की हम लोग बाद में आराम से बात करेंगे, समझ गए आप? ये कहानी थी यहां पे। तो एक बार मैं रिवाइज कर लूं। रेवेन्यू कलेक्शन वाला काम क्योंकि अब कंपनी ने अब डायरेक्टली करने का सोच लिया था, इसलिए उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपॉइंट किया कैलकाटा में। पर्पस क्या था? टू सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ओवरसी करना इस प्रोसेस को, रेवेन्यू कलेक्शन को। भाई रेवेन्यू मतलब पैसा, तो सिस्टम बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इंग्लिश कलेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर दिया हर जिले में, ट्रेजरी शिफ्ट कर दी मुर्शिदाबाद से कैलकाटा, और एजी का अपॉइंटमेंट किया, कैलकाटा को बंगाल कैपिटल बनाया 1772 में, बाद में वो इंडिया कैपिटल भी बना। समझ गए? चलिए कुछ और चीजें देख लीजिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वर्किंग स्टाइल में भी एज कंपेयर टू बिफोर चेंजेस आए थे। क्या चेंजेस आए थे? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो लैंड ऑक्शन करते थे, रेवेन्यू के लिए लैंड ऑक्शन करना पड़ता है हाईएस्ट बिल्डर को, जो लैंड ऑक्शन करते थे वो पहले तो 1 साल के लिए था, फिर 5 साल। तो अब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता था ऑक्शन लैंड, पहले की तरह 1 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए। फ्रेंड्स मुझे बताओगे आप, ये अच्छा काम था बुरा काम? अच्छा काम। जब भी लैंड का ऑक्शन किया था उसको ज्यादा समय के लिए करना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा टेन्योर रहेगा उतनी ही रियल वैल्यू उस लैंड में प्रोडक्शन या रेवेन्यू की पता चल पाएगी। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जितने लंबे हो उतने ही फ्रूटफुल होते हैं। तो ये अच्छा काम किया था। पहले भाई 1 साल में किसान क्या बोएगा बताओ आप मुझे, तो 5 साल में हो सकता है उस साल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए लंबा टेन्योर हर समय यूजफुल होता है, फार्मर्स के लिए भी, सरकार के लिए भी। तो पहले 1 साल था, अब ऑक्शनिंग 5 साल के लिए होती थी, रियल वैल्यू पता करने के लिए। ठीक है, जमींदार वर गिवन प्रायोरिटी इन दीज ऑक्शंस, मतलब इनको फेवर करा जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली वही संभालने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, ये पीजेंट्स को रख के पूरी खेती करवाते थे। तो जमींदार वर गिवन द प्रायोरिटी इन दी ऑक्शंस। पीजेंट्स के वेलफेयर के लिए भी काफी एफर्ट करे जाते थे, सो एफर्ट्स वर देयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीजेंट्स ऑल्सो। ठीक है, किस तरह से थोड़ा और देख लीजिए। जो अनरीजनेबल फाइन्स, सेस, ये सब होती है, इनको अबॉलिश करा गया था। सो जो भी हमारे आर्बिट्री फाइन्स, सेस, टैक्स, मतलब सेस इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स मान लो आप। ठीक है, देवर अबॉलिश्ड। मतलब कोई भी आर्बिट्री, अनरीजनेबल, इस तरह का कोई भी एग्जॉर्बिटेंट फाइन या सेस नहीं लगाया जाएगा। रैशनैलिटी लाई गई थी प्रशासन में। एक बात और, इनहैंसमेंट ऑफ रेंट जो डिसाइड हो गया उसको बढ़ाने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। तो आप देख रहे हैं पहली बार कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे थे जब से ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई थी, जिसमें थोड़ा वेलफेयर का सोचा जा रहा था, जमींदार का भी और पीजेंट का भी। पर क्या ये सिस्टम सफल हुआ? नहीं हो पाया, काफी फेलियर्स यहां पे आए। इंटेंशन अच्छा था पर इंप्लीमेंटेशन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया था जो उम्मीद करी जा रही थी। सो सिस्टम में फेलियर्स आए, काफी जमींदार ने डिफॉल्ट करे, और अरियर्स जो बकाया पेमेंट होता है वो भी काफी बढ़ता गया। ठीक, तो सोचा काफी अच्छा इंटेंशन था बट उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। पर ये सारे पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सबको आप रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग के अंडर याद करोगे, एग्जाम में आया क्वेश्चन। समझ गए? चलो, अब हमने रेवेन्यू रिफॉर्म्स की तो बात कर ली, अब आते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स। फ्रेंड्स आपको याद है पहले 2 सिस्टम थे, दीवानी और निजामत। दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन, निजामत मतलब मिलिट्री, पुलिस, जुडिशरी। तो निजामत वाला काम किसके अंडर आता था? नवाब के अंडर। और दीवानी किसके अंडर आता था? ये जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंडर आता था, कंपनी के अंडर। अब ये ड्यूअल सिस्टम हटा दिया गया, अब डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंपनी चारों तरफ था। तो जुडिशियल रिफॉर्म में आप वो चीज का फर्क देखोगे। ठीक, अब जुडिशियल वाला काम नवाब नहीं करेंगे, उसके लिए सिस्टम बनाया जाएगा, क्योंकि ड्यूअल सिस्टम हट चुका है। ठीक है, कैसे? देख लो। अब सबसे पहले
जुडिशियल रिफॉर्म में क्या करा हेस्टिंग्स ने, उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि उस समय हालत क्या थी, और हालत बुरी थी, बहुत बुरी थी। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम जो था उस टाइम का, उसमें काफी शॉर्टकमिंग या अब्यूजेस जो बोलते हैं, कमियां होना, ठीक है, मिसयूज होना, ऐसा बहुत प्रॉब्लम थी। तो पहले नवाब वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस, और वो काफी मिसयूज करते थे अपनी पावर्स, ही मिसयूज हिज पावर्स। तो पहले जस्टिस वाला काम, पूरा निजामत वाला काम कौन करते थे? नवाब। एंड काफी पावर का मिसयूज, करप्शन वगैरह बहुत था। लोअर लेवल पे जस्टिस या जज की तरह कौन काम करता था? जमींदार। सो जमींदार हु एक्टेड एज जज एट लोअर लेवल, दे वर ऑल्सो हाईली करप्ट, बायस, प्रेजुडिस, बहुत प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसलिए वॉरेन हेस्टिंग को लगा इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए देयर वॉज अ अर्जेंट नीड टू रीऑर्गेनाइज दिस सिस्टम। ठीक है, तो उन्होंने काफी अच्छे इंटेंशन से यहां पे रिफॉर्म करे, काफी अच्छे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे। ठीक है, तो ये पहले की प्रॉब्लम है। अब जुडिशियल रिफॉर्म क्या करे हेस्टिंग ने, वो अगली साइड में देखिएगा। ये रहे। ठीक है, एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करा गया है यहां पे। ठीक है, विच वॉज अ बिग थिंग एट दैट टाइम, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के समाज चल नहीं सकता। कोशिश करी गई यहां पे, कैसे, मैं आपको सिस्टमैटिकली पूरा समझाता हूं। जुडिशियल फील्ड की अब बात हो रही है। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज प्रोवाइडेड विद सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। क्योंकि देखो, सिविल का हिसाब अलग चलता है, क्रिमिनल का अलग चलता है। ठीक है, किसी से पैसे ले लिए, पैसे वापस नहीं करे, ये सब रेवेन्यू कॉन्फ्लिक्ट्स की, ज्यादा कम पैसा, ये सब सिविल इश्यूज में आता है। और क्रिमिनल में क्या आता है? खून हो गया किसी का, मर्डर हो गया, उस तरह की बात। तो ये अंतर की हम खैर डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में दो तरह की कोर्ट बनाई गई, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट किसके अंडर बनाई गई? अंडर कलेक्टर। ठीक है, और क्रिमिनल कोर्ट किसके अंडर बनाई गई? अंडर इंडियन जज। ठीक है, तो दो तरह की कोर्ट बनाई गई। अब ये तो लोअर लेवल हो गया। हायर लेवल पे कैलकाटा में इसके अगेंस्ट एपेलेट कोर्ट भी हो, जैसे आज देखते हो आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, उसके बाद फिर अपना सुप्रीम कोर्ट होती है। तो ऐसा ही जो कि यहां का जजमेंट को आप वहां पे अपील कर सकते हो, इसी तरह से हायर लेवल पर या अपर लेवल पर एपेलेट कोर्ट बनाया गया। एपेलेट कोर्ट मतलब जहां पे आप अपील कर सकते हो लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, सो कैलकाटा में दो, टू एपेलेट कोर्ट्स बनाए गए। दो क्यों बनाए गए बता दो मुझे, आप जानते हो रीजन। एक सिविल के लिए बनाया गया और एक क्रिमिनल के लिए। ठीक है, उसके नाम ध्यान से देखना, नाम पूछते हैं फ्रेंड्स, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, मैं दोनों का अलग से बताऊंगा। सो दो एपेलेट कोर्ट कैलकाटा में बनाए गए। जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील था, उसका नाम था सादर दीवानी अदालत। डिटेल बाकी बाद में बता रहा हूं। और जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट था, उसका नाम था सादर निजामत अदालत। ये वर्ड ध्यान रखना बस, दीवानी मतलब सिविल और निजामत मतलब क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हाईएस्ट सिविल वाले की बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील का नाम था सादर दीवानी अदालत। ठीक, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय गवर्नर एंड टू जजेस विच वर रिक्रूटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल। तो जो उनकी काउंसिल थी ना, उसी से दो मेंबर को एज अ जज अपॉइंट करते थे, और हेड या प्रिसाइड कौन करता था? गवर्नर। अब क्रिमिनल वाले की बात करो, क्रिमिनल कोर्ट की, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट का नाम क्या था? सादर निजामत अदालत। ठीक है, इट वॉज अंडर इंडियन जज हु वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन काउंसिल। इंडियन जज था, बट अपॉइंटमेंट कौन करते थे? गवर्नर इन काउंसिल। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये जो पूरा प्रोसेस जुडिशरी या जस्टिस का एस्टैब्लिश हो रहा था, उस समय हिंदू और मुस्लिम जो रिलीजन बेस्ड लॉज है, वो भी काफी चलती थी। तो इनको ध्यान रख के ही जजमेंट दिया जाता था। ठीक, सो एक्सपर्ट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम लॉज वर ऑलवेज देयर टू असिस्ट द जजेस। जजेस को असिस्ट करने के लिए होते थे। एक चीज और फ्रेंड्स, एक ऑफिशियल डाइजेस्ट बनाई गई थी। किसकी डाइजेस्ट? हिंदू लॉज। हिंदू लॉज की डाइजेस्ट बनाई गई थी कुछ पंडितों द्वारा हिंदी लैंग्वेज में, और फिर उसे पर्शियन में भी कन्वर्ट करा गया था, और उसका फिर कन्वर्जन, ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हुआ था। तो देर वॉज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कोड ऑफ हिंदू लॉ। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन हेल हेड ने किया था। ये नाम जरूरी है, हेल हेड ने। समझ गए? तो मुस्लिम और हिंदू लॉ के एक्सपर्ट्स भी असिस्ट करते थे जजेस को, क्योंकि देखिए, आप एकदम से ब्रिटिश लॉज यहां पे नहीं ला सकते। देयर हैज टू बी सम लोकल एंगल ओवर दीज थिंग्स। इसलिए हिंदू मुस्लिम लॉज का असिस्टेंस भी होता था, और प्रॉपर हिंदी, पर्शियन और इंग्लिश में भी ट्रांसलेशंस करे गए हैं। पूरा डाइजेस्ट या कोड ऑफ हिंदू लॉ बनाया था। इस हिंदू लॉ वाले कोड का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया था? हेल हेड। ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। समझ गए बात फ्रेंड्स? तो अब बता दो मुझे, समझ गए ड्यूल सिस्टम हटाया गया और कितना सिस्टमैटिक यहां पे काम करा गया? ठीक है, तो अब हमने रेवेन्यू मतलब दीवानी वाली बात भी कर ली, और फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स मतलब निजामत वाली बात भी कर ली। अब एक पॉइंट बचता है, वो देख लो।
trade reforms. Trade is very very important for the income of the people also and the government also. क्या करे गए, इंटरनल ट्रेड को रेगुलेट करा गया, उससे और सिस्टमैटिक बनाने का प्रयास या एफर्ट्स करे गए। दिक्कत का सिस्टम हटाया गया। दिक्कत मतलब फ्रेंड्स फ्री पासेस होते हैं, जो फ्री पास इश्यू होते थे, इस सिस्टम से काफी करप्शन और इनएफिशिएंसी पहले आती थी, उसको अबोलिश करा गया। ठीक है, तो दिक्कत बोल लो या फिर फ्री पास बोल लो, मतलब एक ही है। इस सिस्टम को अबॉलिश करा गया। उसके बाद इंडियन और नॉन इंडियन गुड्स पे यूनिफॉर्म टैरिफ लगाया गया 2.5% का। सो इंडियन हो या नॉन इंडियन, उस पर यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैरिफ या टैक्सेशन लाया गया 2.5% का। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट ट्रेड बाय द कंपनी इंप्लॉयज कंटिन्यूड बट विद रिस्ट्रिक्शंस। प्राइवेट ट्रेड चल रहा था कंपनी इंप्लॉयज वाले, ऑल्दो ये सही बात नहीं थी, उससे करप्शन आता है, फेवरेटिज्म आता है, बट वो कर सकते थे, बट देयर वर सम रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस। ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम भी चालू करा गया। बैंक्स वर स्टार्टेड इन कैलकाटा। तो जो बैंकिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ मनी ट्रांसफर एंड अदर रोल्स प्लेड, उनका यहां पे एंट्री यहां पे होती है। तो बैंक की शुरुआत भी कैलकाटा में कराई गई। तो ये कुछ ट्रेड रिफॉर्म्स थे। तो अब देख रहे हैं इंटेंशन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, जो केओस मचा पड़ा है उसे कोशिश करना है। देखो सिस्टम सारे परफेक्ट यहां पे नहीं हो सकते, बिकॉज रिफॉर्म शुरू हुआ, बट कदम अच्छे लिए गए। ठीक है, चलिए ये तो रिफॉर्म्स हो गए। हमें आज एक चीज और पढ़नी है, फिर कहानी खत्म करेंगे। किसकी क्या बात पढ़नी है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये दो एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के टेन्योर में आए थे, जिसमें से पहले वाले की हम आज बात करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इट ऑल्सो एक्टेड एज अ फाउंडेशन फॉर द अपकमिंग, जो बाद में चार्टर और रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए, उनकी फाउंडेशन यहां पे सेट करी गई। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स, ये एक्ट्स इतने सारे होते हैं, हर 10 या 20 साल में आ जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए सिस्टमैटिकली मैंने कहानी बनाई है। याद रखते जाना, एक एक करके पढ़ेंगे, डाउट नहीं होगा आपको, निश्चिंत रहना। ठीक है, दिमाग में मैसअप नहीं होगा आपको। ओके, चलो शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग का मतलब कोई चीज रेगुलेट करना जो गलत हालत में है, और उस समय हालत बहुत प्रॉब्लमैटिक थे, केओस था हर तरफ, सिस्टम ठीक नहीं थे, तो इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। अब किन हालातों के अंदर ये एक्ट आया? ये एक्ट तो ब्रिटेन की तरफ से आ रहा है, पर इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी है विच इज आंसरेबल टू ब्रिटेन गवर्नमेंट, को हम जानते हैं। पर ऐसा क्या हो रहा था, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि ब्रिटेन को यह एक्ट पास करना पड़ा? ठीक है, वो हालात समझो पहले। पहली चीज, देयर वॉज केओटिक सिचुएशन बाय मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल विच फोर्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंक्वायर इनटू द अफेयर्स ऑफ ईआईसी। आप जानते हैं ना, पे बहुत प्रॉब्लम्स थी, पूरा मिसमैनेजमेंट था, अटर केओस था, करप्शन था, कंपनी की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी, पर ऑफिसर्स और सर्वेंट्स कंपनी के बड़े अमीर हो रखे थे, एफ्लुएंट हो रखे थे। तो इस मिसमैनेजमेंट के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार को इंक्वायरी करनी पड़ी, अपना इंटरफियर करना पड़ा। किसमें? कंपनी के अफेयर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि क्या कर रहे हो सब यार, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, इसलिए एंट्री हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट की या ब्रिटिश सरकार की। ठीक, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम्स लाइक करप्शन एंड मेनी मोर थिंग्स, देयर वाज फेमाइन, बंगाल फेमिन 1970s में जो आया था। देयर वाज मैल प्रैक्टिस, करप्शन बाय सीनियर ऑफिशियल्स, फाइनेंशियल क्राइसिस में थी कंपनी, हालत खराब थी, और फेमाइन के आने से तो रेवेन्यू और कम हो गई, तो कंपनी की फाइनेंशियल हालत और खराब हो गई, पर ऑफिसर अभी भी अमीरी में घूम रहे थे। ठीक, इस कारण से कंपनी ने 1 मिलियन पाउंड के लोन के लिए अप्लाई किया ब्रिटिश सरकार के पास, और ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला? ठीक है दे देंगे, पर ऐसे नहीं देंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, जो गड़बड़ी या घोटाले आप कर रहे हो उस सिस्टम को इंप्रूव करेंगे, अगर वो चेंजेस होते हैं तो ये लोन मिलेगा। ठीक, तो बेसिकली आप समझ गए ना कहानी, कि इतना क्राइसिस हो रखा था, उन्होंने बोला भाई मदद कर दो, तो भाई यार कैसे कर रहे हो, सबका सिस्टम गलत है आपके, तो इसलिए उन्होंने बोला वी विल रेगुलेट एंड ट्राई टू कंट्रोल दिस। तो इस हालत और जो फिर लोन मांगा गया, उसकी कंडीशन में यह लाई गई कि एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। ये सरकार ने बोला, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि ऐसे नहीं चलेगा। तो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ब्रिटिश ने साफ बोल दिया कि ये मिसमैनेजमेंट नहीं चलेगा, एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, और वो आया। ठीक, सो दिस वाज द फर्स्ट डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द अफेयर्स ऑफ इंडिया। इनडायरेक्ट तो होता था भाई, ईआईसी ब्रिटिश की पार्ट थी, ब्रिटेन की पार्ट थी, तो ऐसा तो नहीं था कि पहले इंटरफेयर नहीं करते होंगे, पर ये पहला डायरेक्ट इंटरवेंशन था। समझ गए बात? अब देखिएगा, जब ये मिसमैनेजमेंट ब्रिटिशर्स की नजर में आया, सरकार की नजर में आया, तो फिर एक कमिटी बनाई गई, सेलेक्ट कमिटी, जिसने स्टडी किया पूरा जो इंडिया में अफेयर चल रहा था। उनके रिकमेंडेशन, उस सेलेक्ट कमिटी के रिकमेंडेशन पे आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और एक बहुत जरूरी नाम, उस समय हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ये नाम ध्यान रखना,
लॉर्ड नॉर्थ, नॉर्थ नाम था इनका, लॉर्ड नॉर्थ वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। इन्होंने सेलेक्ट कमेटी बनाई थी जिसके रिकमेंडेशन पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। अब देखिए इसके प्रोविजन से पहले एक बात समझ लीजिए कि इस वक्त स्टेटस क्या था। इस वक्त इंडिया में ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रेसिडेंसीज थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इनका आपस में कुछ खास कनेक्शन नहीं था, सबके सब बराबर से थे। तीनों में गवर्नर होते थे, उनकी काउंसिल होती थी और वो रूल करते थे। तो तीनों आपस में कोई कनेक्शन कुछ खास नहीं था। ऑल द थ्री वर इंडिपेंडेंटली अकाउंटेबल टू द होम डिपार्टमेंट इन ब्रिटेन। तो आपस में इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, पर ये ओवरऑल ब्रिटेन में अकाउंटेबल थे, वहां के होम डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये कहानी थी। अब ये एक्ट क्या चेंज करेगा वो ध्यान से पढ़िए। सो दीज आर दी प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आज की लास्ट बात है ये, ध्यान से पढ़ना पर। ठीक है, पहली चीज, अभी तक एक बात बताओ फ्रेंड्स, 1772 में रॉबर्ट क्लाइव को रिप्लेस किसने किया था वॉरेन हेस्टिंग में? उस समय उस पोस्ट का नाम क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल या गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, गवर्नर नाम था। अब वो नाम चेंज करा गया और उस थोड़ी पोजीशन या उसके स्टेटस में भी चेंज करा गया। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना। गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विद अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर। ठीक, तो गवर्नर जनरल का नाम बदला गया। अब क्या रखा गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब मुझे बताइए, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग। क्योंकि जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। समझ गए? अच्छा, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? उसके लिए आप रॉबर्ट क्लाइव बोल सकते हो, पर पहले गवर्नर जनरल कौन थे? द आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग। समझ गए? ये बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बहुत मेन क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? अभी भी इंडिया नहीं बोल रहा हूं, वो नाम तो और बाद में आएगा, अभी सिर्फ बंगाल बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक, आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग। 5 साल का टेन्योर दिया गया। ठीक, इसके अलावा जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, दे वर मेड सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फिर बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो इसके सबॉर्डिनेट या इसके नीचे हो गए, ये उनके ऊपर हो गए। क्लियर? तो एक यहां पे हायरार्की बनाई गई। ठीक, और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल था बंगाल वाले, ही वॉज मेड सुप्रीम इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। ऑब्वियसली बॉम्बे मद्रास से गवर्नर के पास थोड़ी फ्रीडम थी अपना काम पूरे प्रेसिडेंसी में संभालने के लिए, पर जो वॉर एंड पीस के मामले थे उसमें गवर्नर जनरल की सुप्रीमेसी होती थी। तो बेसिकली अब मद्रास और बॉम्बे वाली प्रेसिडेंसी किसके अंडर आएंगी? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर। किसके अंडर? गवर्नर जनरल के अंडर। समझ के बाद देन अब गवर्नर को गवर्नर जनरल तो बना दिया ऑफ बंगाल, उसके साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैड 4 मेंबर्स व्हिच वाज क्रिएटेड टू असिस्ट हिम। असिस्ट हुम? गवर्नर जनरल। ये काउंसिल मेजॉरिटी डिसीजन से काम करती थी कि भाई 3 लोगों ने बोला करना है, एक ने बोला नहीं करना, तो मेजॉरिटी डिसीजन मान लिया जाएगा। ठीक, गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट था अगर टाई हो गया, मतलब 2-2 लोग एक बात बोल रहे हैं तो फिर गवर्नर जनरल कास्टिंग वोट कर सकते हैं, वरना काउंसिल डिसाइड करेगी जिसमें मेजॉरिटी अप्रोच फॉलो होती थी। समझ गए? अब ये और देख लो आप। दिस regulating act of 1773 also provided for the establishment of supreme court at Calcutta, जिसमें प्रोविजन था एक चीफ जस्टिस का और 3 और जजेस का। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन कौन से एक्ट में था, तो आंसर क्या होना चाहिए? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, नाउ दिस सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेस दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे और जो भी चीफ जस्टिस होंगे, दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इंडिपेंडेंसी मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, जिसकी आज हम कितनी बातें करते हैं, वो यहां पे कहानी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, अब प्रोविजन तो एक्ट में दिया गया, एक्चुअल फॉर्मेशन अगले साल हुआ। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश बाय रॉयल चार्टर, बना दिया गया उसको। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, कंपनी के हेड डायरेक्टर्स होते थे। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। सो देयर वाज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD, कोर्ट, COURT, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी डायरेक्टर बोल सकते हो आप। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स इट वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 ईयर टू 4 ईयर, जिसमें 1/4 मेंबर हर साल रिटायर होंगे और री इलेक्शन नहीं हो सकता। करप्शन, फेवरेटिज्म, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए ये स्टेप्स लिए गए। ठीक है, तो जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनका टेन्योर 1 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया, पर हर साल 1/4 मेंबर रिटायर होंगे और री इलेक्शन नहीं हो सकता।
ठीक, आखिरी बात, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड एंड दे कैनॉट टेक गिफ्ट्स इन कैश एंड काइंड। ना तो वो प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं और ना कैश या काइंड में किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं ले सकते। किससे? ट्रेडर्स और बाकी लोगों से। मतलब करप्शन और ये ब्राइबरी ये सब बंद करना था, इसलिए स्टेप यहां पे लिए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज थी। तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। लेट अस एनालाइज दिस। लास्ट बात, 2 मिनट लूंगा। प्लस और माइनस बताओ। प्लस क्या थे फ्रेंड्स? जो पहले आर्बिट्री सिस्टम था, जो केओस मचा पड़ा था, वो थोड़ा हटा। सिस्टमैटिक अप्रोचेज इंट्रोड्यूस करे गए, ये पॉजिटिव था। ठीक है, उसके बाद इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिखाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिखाया दैट दे रियली केयर फॉर द इंडियंस। उनका असली इंटेंशन क्या था वो भगवान जाने, बट एटलीस्ट ये दिखा तो सही कि कम से कम जो कंपनी इतना तमाशा कर रही थी थोड़ा कंट्रोल पे लाया गया उनको। ठीक है, सो दिस शोड वेलफेयर वाले भी कुछ काम करे गए, चीजों को सिस्टमैटिक बनाया गया, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करने के एफर्ट्स लिए गए, तो वो कोशिश थी। नेगेटिव क्या था फ्रेंड्स इस एक्ट का? नेगेटिव ये था, गवर्नर जनरल की पोस्ट तो बना दी पर उसे थोड़ा पावर कम करी गई उसकी। क्योंकि क्या बना यहां पे, ये देख लो आप, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेजोरिटी अप्रोच से डिसीजन लेती थी, तो पावर कम किसकी हुई? गवर्नर जनरल की पावर कम हो गई। और कई बार ऐसा हुआ कि जो डिसीजंस गवर्नर जनरल ने लिए उन डिसीजन को काउंसिल ने ओवरकम किया या बायपास किया। इन द सेंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कई बार गवर्नर जनरल वाले डिसीजंस को हटाया, अपने नए डिसीजंस वहां पे मेजोरिटी से पास करके लाए। तो देयर वर सम इंस्टेंसेस जहां पे पावर काफी कम हुई गवर्नर जनरल की, और पावर बढ़ी किसकी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। रोल था गवर्नर जनरल का, पर कब था? जब टाई होता है तब वो कास्टिंग वोट डालेंगे। तो नेगेटिव क्या था? गवर्नर जनरल की पावर का कम होना नेगेटिव पॉइंट था। पर इस वक्त आई हुई कई नेगेटिव बातों को फर्दर इंप्रूव करा गया पिट्स इंडिया एक्ट में, 1784 वाले एक्ट में, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखना, इस टाइम पे जो मैं ट्रेड रिफॉर्म की बात कर रहा था ना आपसे, उसमें काफी और काम करे गए। वीवर्स के वेलफेयर के लिए काफी काम करे और काफी पुलिसिंग बढ़ाई गई, इन द सेंस की जो डकैती होती थी, थेफ्ट, चोरी वोरी होती थी, उसमें कंट्रोल लाया गया। भाई ट्रेड तब बढ़ेगा जब ये चोरी चकारी बंद होगी, तो उसमें काफी अच्छे सिस्टम की कोशिश करी थी वॉरेन हेस्टिंग ने। समझ गए फ्रेंड्स? तो आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा फ्रेंड्स? आज हमने, मैं यहां पे बता दूं आपको, आज हमने वॉरेन हेस्टिंग के रिफॉर्म्स पढ़े, पूरे हालात समझे कि रिफॉर्म्स क्यों लाने पड़े, और हमने समझा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अब कल हम क्या देखेंगे? कल हम बात करेंगे फ्रेंड्स, बहुत एक्सपेंशन हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, बहुत वॉर्स हुई थी, रोहिल्ला वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, और वॉर होगी तो ट्रीटी भी होगी। ठीक, तो कल हम बात करेंगे जितना भी एक्सपेंशन या वॉर्स और जितनी भी ट्रीटी हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के अंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ट्रीटी और वॉर जरूर पूछते हैं, उसकी कल बात करेंगे। और पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे, और किस तरह से फिर वॉरेन हेस्टिंग का इंपीचमेंट होता है वो बात बता के मैं कल वाली कहानी खत्म कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि कल वॉरेन हेस्टिंग वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। अगर और लंबा खींचा तो एक पार्ट और बना देंगे, पर मैं कंप्लीट करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी वॉरेन हेस्टिंग वाले पार्ट की आधी कहानी। होपफुली कंटेंट पसंद आया होगा। बाकी आधी कहानी कल के वीडियो में, डेली बेस पर वीडियो आने वाला, निश्चिंत रहिएगा, वो कल मैं बताऊंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करना कि कहानी सही चल रही है, यानी बात समझ में आ रही है या नहीं, एम आई फॉलोइंग द राइट अप्रोच और नॉट। तो वो फीडबैक मेरे लिए जरूरी है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मुलाकात होगी आपसे हिस्ट्री के लिए।